हेलो फ्रेंड, मैं विशाल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमबीए एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीट और जेईई के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने से पहले हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आइए देखते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। ये मैं क्यों निकाल कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि इसी से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पूरा कर लेंगे। देखिए हमें क्या करना है, अगर जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया होगा कि अगर दो पॉइंट मास है, एक पॉइंट मास m1 दूसरा पॉइंट मास m2, तो शायद आपको पढ़ाया गया होगा व्हाट इज पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब होता है जब दो हैवियर मासेस बॉडी वेरी लार्ज डिस्टेंस पर रखे गए हों, तो इस हैवियर मास बॉडी को पॉइंट मास कंसीडर्ड किया जाता है। अब पॉइंट मास का एक एग्जांपल अगर आपको बताना है तो जैसे अर्थ और सन, अर्थ जो है और सन जो है हैवी मास बॉडी है, लेकिन इनके बीच जो सेपरेशन है वो वेरी लार्ज है, इसलिए अर्थ और सन को कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट मास। एक एग्जांपल और भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए अर्थ और मून है, इनके बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स है, तो अर्थ और मून की मास वेरी लार्ज है, लेकिन इनके बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसे पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो दो मासेस लिया गया है ये पॉइंट मासेस है। तो हमें अगर हम इस पॉइंट मास m1 पे m1 पर हमको फोर्स निकालना है, तो m2 के कारण m1 पर जो फोर्स होगा वो वेक्टर F12 लिखा जाता है, लिखा गया है। आप इसे आराम से निकाल कर लीजिए। हमें समझना क्या है वो देखिए, m1 पर m2 के कारण m1 पर लगने वाला फोर्स को हम F12 बोलेंगे। सेम ऐसे ही m1 के कारण m2 पर लगने वाले फोर्स को हम लोग सिमिलरली ऐसे ही m1 के कारण m2 पर लगने वाले फोर्स को हम लोग वेक्टर F21 बोलेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर हमें F12 लिखना हो तो शायद आपको पढ़ाया गया होगा, तो वेक्टर F12 इक्वल टू आपको पढ़ाया गया होगा माइनस कैपिटल G m1 इंटू m2 अपान, यहाँ पर देखिए यूनिट वेक्टर का हम डायरेक्शन देखते थे। अगर ये F12 इधर है तो इसका डायरेक्शन हम इधर वाला लिखते थे, तो हम यहाँ पर आप लिख सकते हैं R21 का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21। बस आपको यही निकाल करना है और यही समझना है। इसके बाद हम लोग पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग समझ सकते हैं। तो मैंने क्या निकाला, m2 के कारण m1 पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसे हम F12 बोलेंगे, जिसे हम लिख सकते हैं कैपिटल G माइनस कैपिटल G m1 m2 अपान R21 का होल स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R2। इसको चेंज करना भी हम लोग प्रीवियस टॉपिक में बता दिए हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं R21 यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर R21 अपान माड ऑफ R21। अब ये माड ऑफ R21 को ही आप लिख सकते हो वेक्टर R21 अपान R21। यहाँ पर अगर रखना चाहते तो आराम से आप इसको रख सकते हो। देखिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा जा सकता है इसे, देखिए F वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस कैपिटल G m1 इंटू m2 अपान R21 का होल स्क्वायर इन यूनिट वेक्टर के स्थान पर क्या लिखेंगे, R21 के स्थान पर क्या लिखेंगे, वेक्टर R21 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ R21। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, माइनस कैपिटल G m1 m2 अपान
यूनिट वेक्टर r21 का क्यूब इनटू वेक्टर r21। तो आइए हम ये सब टॉपिक को दोबारा रिकॉल कर लिए। अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे, अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे मासेस दिए गए हों तो उन सभी मासेस के कारण किसी एक मास पर टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स कितना होगा, इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। एक बार फिर से निकाल करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है किसी सिस्टम में बहुत सारे मासेस दिए गए हों, उन सभी मासेस के कारण किसी एक मास पर नेट रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो सभी इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आइए देखते हैं इसे। ये तो डिफिनेशन आपको लिखा गया है, यहाँ पर आप देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर आपको मान लीजिए कि ये पूरी एक सिस्टम है। मान लीजिए सिस्टम है M1, M2, M3, M4, Mn तक कोई एक सिस्टम है। इसमें बहुत सारे मासेस दिए गए हैं। तो हम सभी मासेस के कारण किसी एक मास पर नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। तो M1 को हम पकड़ लेते हैं, M2 के कारण M1 पर जो एक फोर्स निकलेगा, तो शायद मैंने आपको बताया था कि M1 पर M2 के कारण M1 पर जो फोर्स होगा वो वेक्टर F12 होगा। ऐसे ही M2 M3 के कारण M1 पर जो फोर्स होगा F13 होगा। ऐसे ही 4P, ऐसे ही N तक के सभी फोर्स। मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया है आपको समझने के लिए, आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है वेक्टर F12 का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास M1 ड्यू टू मास M2। ऐसे ही वेक्टर F12, ऐसे ही वेक्टर आपका होगा वेक्टर F13 का मतलब होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M3 ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M3। ऐसे ही वेक्टर F14 का मतलब होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M4। ऐसे ही n पार्टिकल्स n मास पर जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा F1n। तो इसका मतलब अगर आपको मैं लिखना चाहूँ ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं नेट फोर्स वेक्टर F इक्वल टू आपका होगा वेक्टर F इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर क्या हो जाएगा वेक्टर F1n। मैंने क्या बताया था, अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे मासेस दिए गए हों, उन सभी मास के कारण किसी एक मास पर नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स को ही हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। तो इस एक मास पर सभी मासेस के कारण जो फोर्स निकालें, यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होगा। क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, या आप इसे अगर थियरी भी लिखना देखना चाहते हैं तो थियरी आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका थियरी लिखा गया है, आप इसको थियरी को रिकॉल कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैंने जो बताया वही सेम है आपका, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं। ये सब जो लिखा गया है वो थियरी बुक से, किसी एक बुक से लिखा जाता है, तो मैं आपको जो समझाया वो समझ लीजिए। अच्छा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए बहुत प्यारा सा एग्जांपल हमने लिया है। मान लीजिए किसी सिस्टम में 3 मासेस हैं, ठीक है। किसी सिस्टम में कितने मासेस हैं? 3 मासेस। वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका लेंथ क्या है, सभी का जो आर्म है वो L लेंथ है। तो किसी एक पर नेट फोर्स निकालना है। अब हम कर क्या रहे हैं कि मान लीजिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
जिस पर मासेस हमारा एम 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 मासेस, लेंथ एल है। अब हम इसको फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको फिक्स कर दे रहे हैं, फिक्स, ये भी फिक्स है हमारा। क्वेश्चंस में लिखा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी, सी पर हमको नेट फोर्स निकालना। तो बताइए इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ये आपका इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वेक्टर एफ, क्लियर। और इस पर मान लीजिए F1 है और इसके कारण इस पर भी लगने वाला फोर्स क्या होगा, वेक्टर एफ होगा कि नहीं, वेक्टर F2। अब बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होगा, तो एंगल कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको मालूम होगा कि रिजल्टेंट फोर्स, वेक्टर में आप शायद पढ़े होंगे कि जब दो वेक्टर ए और बी उनके बीच एंगल थीटा हो तो नेट रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर के बीच एंगल अगर थीटा है तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो फार्मूला हमारा होगा अंडर रूट, रिजल्टेंट फोर्स की बात करोगे कि ये हमारा वेक्टर के फॉर्म में नहीं रहेगा, नेट एफ नेट इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा, वेक्टर F1 का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2, क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा। अब हम निकाल देते हैं वेक्टर F1 और F2 का हमारा वैल्यू क्या है, देख लीजिए। F1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, F1 इक्वल टू, फार्मूला हमारा हो जाएगा F1 इक्वल टू, वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे डायरेक्ट हम क्या कर दे रहे हैं, इसको मैग्नीट्यूड निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा F1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए कैपिटल G, मास कितना है m, तो क्या हो जाएगा G m1 m2 अपान r स्क्वायर, G m1 m2 अपान r स्क्वायर कितना है, लेंथ l स्क्वायर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसे आप लिख क्या सकते हैं, F1 इक्वल टू कैपिटल G m स्क्वायर अपान l स्क्वायर। ऐसे ही F2 हमारा क्या होगा, देख लीजिए, F2 इक्वल टू आपका हो जाएगा सेम वैसे ही कैपिटल G मास m1 m2, m1 कितना है m, m2 कितना है m, डिस्टेंस कितना है l, तो l स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा F2 इक्वल टू भी हमारा हो जाएगा कैपिटल G m स्क्वायर इंटू l स्क्वायर। अगर मैं F1 और F2 दोनों सेम है तो अगर आपको दिया है तो हम यहाँ मान लेता हूँ F1 बराबर F2 बराबर F, तो शायद आप आराम से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और एंगल कितना है, थीटा बराबर एंगल कितना है, थीटा बराबर 60 डिग्री, देखिए थीटा कितना है 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 डिग्री कर दीजिए इसको, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रख दीजिए, पूरा नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारा हो जाएगा। तो F नेट इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू cos 60 डिग्री। अब यहाँ पर आप जानते हैं cos 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर लाइए, देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, बस इतना, क्या हो जाएगा हमारा F नेट इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा अंडर रूट f स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 2f स्क्वायर इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया, देखिए ये हमारा हो जाएगा f स्क्वायर, तो 3f स्क्वायर, या हमारा हो जाएगा रूट 3 कैपिटल F, मतलब F नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा जो C पर होगा वो हमारे इतना आएगा। और F का वैल्यू कितना है हमारा हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट F नेट इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 कैपिटल G m स्क्वायर अपान l स्क्वायर, ये हमारा किसी एक पर हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स निकल गया, C पर रिजल्टेंट फोर्स निकल गया, क्लियर। अब हमें निकालना है
एक्सेलरेशन ऑफ मास एट सी पर। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, देखिए मैं यहाँ पर इसको देख लेता हूँ। एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो इसके लिए बस छोटा सा देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ मास एट सी पर। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन सॉरी एक्सेलरेशन एट सी इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ नेट ऑन सी अपान मास एम। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन, आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ नेट कितना दिया गया है, एफ नेट आपका जो है √3 कैपिटल जी एम स्क्वायर अपान एल स्क्वायर अपान कितना है, मास कितना है यहाँ पर, इसका मास एम। तो हमारा एक मास इससे कट गया तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन ऑन सी पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑन सी पर हो जाएगा हमारा √3 जी एम अपान एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा नेट रिजल्ट निकल गया। ऐसे ही हम अभी 3 मासेस के कार्ड हम लोग देखें, हम 4 मासेस के कार्ड और इस पर अच्छे क्वेश्चन को हम लोग निकाल करते हैं और देखते हैं। देखिए एक बार इसको फिर से निकाल कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस नीट और जेईई के भी क्वेश्चंस कराना है, तो थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए मैंने बोला कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिस पर मासेस जो है एम एम एम, सभी की मासेस कितना है, सब में मास एम है। तो किसी एक पर नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है आपको, तो बहुत ही सिंपल है। एक्सेलरेशन भी निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे इस पर क्वेश्चन आते हैं। इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताइए। तो हम अभी जनरल छोटी छोटी क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। तो हमें करना क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए जिस पर लेंथ क्या है, एल 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 है। हमें इन दोनों को फिक्स कर दिया। अभी आपको बताया जाएगा फिक्स क्यों किया गया है। अगर फिक्स नहीं होता तो क्या होता, अगर ये फिक्स नहीं होता तो ये भी इस पर एक फोर्स लगाता है, ये भी एक फोर्स लगाता है, तो इसमें भी एक्सेलरेशन, इस पर भी एक्सेलरेशन निकल जाता है। ठीक है, अभी उसको बहुत सारे क्वेश्चंस पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी हमको देखना है। तो हम करेंगे क्या, इसके कार्ड इस पर फोर्स और इसके कार्ड इस पर फोर्स निकाल दीजिए। तो हमारा क्या होगा, पहले F1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जी एम इंटू एम अपान एल स्क्वायर निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। F1 निकल गया। सेम ऐसे ही F2 निकालेंगे, क्या होता है जी M1 M2 अपान आर स्क्वायर, जी एम एम अपान एल स्क्वायर, जी एम स्क्वायर F1। तो F1 और F2 ये दोनों क्या है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है। वेक्टर ध्यान समझना, मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर फॉर्म सेम नहीं है। वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है अगर वो वेक्टर फॉर्म है तो डायरेक्शन डिफरेंट है, उसकी मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो इस वेक्टर F का मैग्नीट्यूड हमारा सेम आ गया, तो हमने बोल दिया कि F1 बराबर F2 बराबर हमारा क्या है, F हमने मान दिया। तो हमारा इस पर C पर नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो वो फार्मूला लगाएंगे जो वेक्टर का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, F नेट इक्वल टू √F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। सॉल्व कर लीजिए। एक्सेलरेशन भी आराम से निकाल के एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। अब इसी से रिलेटेड हम लोग फोर मासेस के कार्ड हम लोग निकालते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं, पहले देखते हैं। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चंस। देखिए अगर मान लीजिए एक सिंपल क्वेश्चन, इससे रिलेटेड मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चंस है। ठीक है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक मतलब कि आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के लेंथ जो है आपको दिया गया है एल 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 लेंथ है। किसी एक पर आपको फोर्स निकालना है, किसी एक पर नेट फोर्स निकालना है, तो ध्यान से समझना। तो देखिए अगर मान लीजिए कि इनके बीच ये देखिए, ये अगर यल है, यल है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमारा क्या होगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान समझना। तो हाइपोटेनियस वाला फार्मूला याद है आपको, तो हाइपोटेनियस वाला फार्मूला आपको शायद याद होगा कि अगर ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर शायद आप पढ़े होंगे, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनियस इक्वल टू आप पढ़ते हैं परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है कितना,
हाइपोटेन्यूस हमको निकालना है, मतलब ये लेंथ निकालना है। आप चाहे ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बोल लीजिए ए, ये बोल लीजिए बी, ये बोल लीजिए सी, ये बोल लीजिए डी। तो हमें ए पर नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? नेट फोर्स ऑन ए पर निकालना है। बस हमें सिंपल जनरल क्वेश्चन हमको निकालना है और कोई क्वेश्चन नहीं। तो पहले हम ये देखते हैं ये वैल्यू हमारा क्या आएगा, मतलब AC हमारा क्या आ जाएगा। तो AC इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये हमने माना है, इसको कंसीडर किया है, ठीक है। ये मासेस तो हम लोग कंसीडर कर लिया ABCD, ठीक है। तो हमें AC निकालना है। AC का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अंडर रूट परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है L है, L स्क्वायर हो जाएगा। बेस कितना है, बेस देख लीजिएगा यहाँ पर, बेस भी हमारा क्या है L है। तो L स्क्वायर तो कितना हो जाएगा हमारा AC इक्वल टू अंडर रूट 2L स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं L रूट 2। मतलब ये आपका मिल गया कितना है L रूट 2 बस। अब अगर आप ये समझ चुके हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये सब क्लास 9 की चीजें हैं, मैंने ऐसे ही निकाल करके आपको बता दिया, ठीक है। निकालना क्या है, हमें नेट फोर्स ऑन ए पर निकालना है। तो देखिए इसके कारण इस पर एक फोर्स लगेगा, डायरेक्शन हमारा किधर होगा, सॉरी डायरेक्शन किधर होगा हमारा, इधर होगा। इसके कारण इस पर फोर्स, ठीक है, और ऐसे इसके कारण इस पर फोर्स, ऐसे इसके कारण इस पर भी फोर्स। तो मतलब यहां पर 3 फोर्सेस हैं, ध्यान समझना है। हमें नेट फोर्स निकालना है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको बोल दूं इधर जो जा रहा है इसको मैं बोल दिया F1 है, और इधर मैं बोल दूं इसको F2 है कुछ टाइम के लिए, और इधर मैं बोल दूं ये F' है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये F1 जो आएगा वो क्या आएगा, F1 इक्वल टू हमारा क्या आएगा, F1 इक्वल टू फार्मूला वही G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल G M1 M2, M1 का मतलब M इंटू M, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा M इंटू M अपॉन R स्क्वायर का मतलब L स्क्वायर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा F1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा G M स्क्वायर L स्क्वायर, मतलब F1 भी यही आएगा तो F2 भी यही आएगा हमारा, ठीक है। तो F2 क्या होगा देख लीजिए, अगर मैं नहीं समझ पा रहे हो तो आप लिख लीजिए F2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो F2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा G M1 M2, वही सेम लिख दे क्या, अगर आपको समझ आ रहा है तो M1 M2 अपॉन R स्क्वायर M स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स हमको देखना है। तो अब देखिए इनके बीच एंगल कितना है, इस F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। ध्यान देखिए इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसके कारण रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा, ठीक है, 90 डिग्री है। तो इनके बीच रिजल्टेंट फोर्स जो हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा F नेट, हम निकाल रहे हैं F1 F2 का क्या हो जाएगा बताइए। तो ध्यान समझिए, एक तो F डैश भी इधर जा रहा है तो F डैश को भी निकाल लेते हैं। F डैश इक्वल टू हमारा क्या होगा कैपिटल G, ठीक है, कैपिटल G हो गया M1 M2, M1 M2 अपॉन डिस्टेंस जो होगा L स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस कितना है L रूट 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये F डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा G, सॉरी यहाँ पर देखिए मैंने गलत लिखा है, उसको बना दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा G M स्क्वायर अपॉन, जब इसको करोगे तो क्या आएगा आपका L स्क्वायर इंटू 2, मतलब ये आपका हो जाएगा G M स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर। इसका मतलब ये जो F डैश आ रहा है वो जो वैल्यू है वो कितना है, वो है आपका, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, ये कैपिटल G M स्क्वायर बाई L स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये तो फोर्स F ही है ना, तो क्या हो जाएगा फोर्स F बाई 2। अब नेट रिजल्टेंट फोर्स जब अगर आप देखेंगे तो क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स ऑन C पर हम देखना है। तो हमारा हो जाएगा F नेट फोर्स ऑन C पर, तो अंडर रूट F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2 F1
F2 cos थीटा प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस एफ डैश। ठीक है, F1 F2 सबका पूरा डाटा यहाँ पर लिखा गया, लिख दीजिए क्या हो जाएगा। एंगल भी आपको मालूम है, एंगल कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दीजिए थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। F1 बराबर F2 बराबर F क्या है, ये हमारा है जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। रखिए पूरा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ नेट इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, ये क्या है, एफ ही है। ठीक है, cos 90 डिग्री इन प्लस एफ डैश की वैल्यू कितना है, f/2। क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस cos 90 की वैल्यू होती है 0। क्या होती है cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस f/2। ठीक, ठीक है ना। तो देखिए इसको क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका हो जाएगा 2f स्क्वायर रूट में प्लस f/2, F नेट फोर्स हो गया। तो F नेट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √2f प्लस f/2। ये रिजल्टेंट आप याद रखिए। अब देखिए मैं आपको इससे रिलेटेड बढ़िया बढ़िया आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लीजिए। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो एक बार और यहाँ से f कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको f कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा f बार ले लीजिए, तो √2 प्लस 1/2, सॉरी, तो ये हमारा हो जाएगा ठीक। देखिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज करने वाला, सॉरी। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 2, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा हो जाएगा f ब्रैकेट में हो जाएगा 2√2 प्लस 1/2। कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक, अब देखिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हैं, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए वेरी गुड, थोड़ा सा इसको देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, हमें निकालना था कि एक आपको स्क्वायर है जिसका लेंथ LL है, हमें इस पॉइंट A पर नेट फोर्स निकालना था। तो मैंने एक सिंपल सा आपको बताया टेक्निक। देखिए अगर A और B के बीच लगने वाला जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, और A और D के बीच लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। एक डायरेक्शन ऐसे और एक डायरेक्शन है कि एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो नेट फोर्स अगर आप निकाल लेंगे तो F1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, Gm1m2/r², ये Gml²। ऐसे भी इसको निकाल लेंगे, F2 बराबर Gm²/L²। एंगल को रख के सॉल्व कर लीजिए। cos 90 है, आप ये समझ रहे हैं, ये वाला तो आपको कोई दिक्कत ना होगा। F नेट फोर्स इक्वल टू √F1² प्लस F2 प्लस 2F1 F2 cos 90 प्लस F डैश का। देखिए डायरेक्शन भी तो इधर ही होगा, हमारा डायरेक्शन भी इधर ही जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन F डैश और ये जो आया है वो उसको रख दी। F डैश का वैल्यू जो है हमारा क्या है, वो f/2 है। सॉल्व कर लीजिए, एक बार इसको देख लीजिएगा, अगर आप अपने से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इससे रिलेटेड जेईई मेंस में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेम ऐसे क्वेश्चन है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, 4 particles each of mass m equidistant from
each other move along a circle of radius capital R under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particles. देखिए थोड़ा सा मैं इसका फिगर बनाता हूँ, आप समझिएगा इसको फिगर। देखिए कह रहा है 4 particles each of masses कितना है m equidistant from each other move along a circle. एक सर्किल में एक सर्किल बना लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इसका। सॉरी देखिए करा एक सर्किल है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं, शार्प इसको करते हैं। करा एक सर्किल है, थोड़ा सा इसका फिगर में ठीक से देख के बना लेते हैं। एक सर्किल है, अब कह रहा है कि ये सभी एक पर मासेस हैं, वो इक्विलेटरल मासेस हैं। थोड़ा सा फिगर नहीं से बनाया तो एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ इसको बनाने के लिए, ठीक है। वेरी गुड, वाओ। अब आप लोग मान लीजिएगा कि ये हमारा सही, ठीक। 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मासेस कितना है, इस पर मासेस है m, इस पर भी मासेस कितना है m, इस पर भी मासेस कितना है m, इस पर भी मासेस कितना है m। करा इक्विडिस्टेंस, मान लेता हूं ये इक्विडिस्टेंस L L L। अब थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन पे याद रखिए, एक स्क्वायर था जिस पर लेंथ L था, तो नेट फोर्स कितना आया था याद है, बस वही चीज याद रखना है आपको, कुछ नहीं। कराया कि ईच अदर मूव अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस r अंडर, ये सर्किल का जो रेडियस है वो रेडियस मतलब ये सेंटर है, इसकी रेडियस कितनी है, ये रेडियस है r। अगर ये रेडियस r है तो थोड़ा ध्यान समझिएगा क्या करा है, मूव अलोंग दियर, करा सर्किल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ दियर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल्स। ध्यान समझिएगा, जैसे चलिए एक आपको एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कॉपी है, अब ये स्क्वायर है, सब पर मास m m m है, ठीक है। अब इन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसके कारण इस पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके कारण इस पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके कारण इस पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सभी का एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये सब फिक्स तो नहीं है, जब फिक्स नहीं है तो क्या होगा, ये एक सर्किल के करस्पॉन्डिंग कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब इस तरीके से मूव कर रहा है। तो अगर ये सर्किल के करस्पॉन्डिंग ऐसे मूव करता रहेगा तो इनके सेंटर पर भी एक फोर्स आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल का फार्मूला जानते हैं, याद है mv²/r। तो उसी से सॉल्व करना है हमको। सारा क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं, अगर समझ गए तो बढ़िया है, नहीं समझा एक बार फिर से समझा सकते हैं। अब बताइए ये डिस्टेंस कितना है, r है, तो यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितना हो जाएगी, 2r हो जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये भी तो r ही होगा ना, ये r है। अब ये एंगल कितना है 90, अगर ये r ये r, तो l बराबर कितना आ जाएगा, याद है कितना आएगा बताइए, ये r है तो l बराबर अंडर रूट हमारा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 90 डिग्री अगर हो तो ये हमारा हो जाएगा ये और ये, सॉरी ये r डिस्टेंस, ये l है, तो l बराबर हमारा कितना हो जाएगा, l बराबर ये r² प्लस r² हमारा कितना हो जाएगा, अंडर 2r हो जाएगा। बस आप याद रखिएगा, यहाँ पर रख दीजिए, l बराबर कितना हो जाएगा, अंडर 2 × r। क्लियर, आप ऐसे भी कर सकते हो, यार r का वैल्यू निकाल लीजिए या फिर l का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से आएगा क्या होगा, रियल या हमारा अंडर रूट 2, r का वैल्यू कुछ भी करके सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए इस पर नेट फोर्स कितना होगा, इस पर नेट फोर्स हमको निकालना है, तो सिंपल सा फार्मूला, इसको पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये सब हो गया है, तो सबसे पहले मैं सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आप याद रखिएगा, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। चलो अच्छा ठीक है, इसको निकालते हैं पहले। वेरी गुड, चलिए बताइए
इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स हमारा क्या होगा और इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, और इधर हमारा आया था, अभी जस्ट आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो बताइए डायरेक्ट वो रिजल्ट लिख दें या फिर हम निकालें? ये हमारा क्या होगा, F1 होगा, ठीक है, निकाल लेते हैं फिर से। यहाँ F1 होगा, ये हमारा क्या होगा, F2 होगा। तो बताइए F1 का वैल्यू क्या होगा, F1 बराबर, सॉरी वेक्टर फॉर्म में नहीं होगा, F1 बराबर हो जाएगा कैपिटल G M1 M1 का मतलब M इंटू एम अपान डिस्टेंस कितना है L स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल G M स्क्वायर अपान L स्क्वायर। F1 निकल गया हमारा। ऐसे ही हमारा F2 जब निकालोगे, F2 का चाहे जैसे निकालो, F2 बराबर क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही G M स्क्वायर अपान L स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा हमारा, इनके बीच क्या हो जाएगा, फिर से वही फार्मूला लगा दीजिए। तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नेट रिजल्टेंट फोर्स इस पर मैं निकाल लूंगा। नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, F नेट, डायरेक्ट वो पुराना रिजल्ट रख दूं, डायरेक्ट पुराना रिजल्ट रख दूं क्या, जो ये पुराना रिजल्ट आया है रख दूं, सॉरी जो ये रिजल्ट आया है रख दूं, अगर आपको समझ आ रहा है तो बोलिए रख दूं डायरेक्ट। F नेट इक्वल टू √2 F प्लस F/2 रख दूं, सॉल्व हो जाएगा हमारा। चलिए रख देते हैं इसको। चलिए क्या है, √2 F प्लस F/2, अंडर रूट क्या है हमारा, √2 F प्लस F/2, ठीक, वेरी गुड। F का वैल्यू क्या था, F का वैल्यू भी हमें मालूम है क्या है, यहाँ से कामा ले लीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1/2 और इनटू हमारा क्या है F, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये नेट रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। F नेट फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई कैपिटल R, वेरी गुड। अब हमें इसे L के रूप में लिखना है, किसके फॉर्म में, L के फॉर्म में लिखना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा L अपान √2, बस यही ध्यान में रखना है, कुछ नहीं, सॉल्व कर लीजिए इसको, करिए अब इसको सॉल्व। बराबर क्या हो जाएगा, हमको चाहिए क्या, स्पीड चाहिए था, स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल्स, समझ पा रहे हैं, ये Fv mv स्क्वायर बनेगा, वेलोसिटी इसका सभी मासेस का वेलोसिटी v होगा, मास m है, रेडियस कितना है r है, इसके सेंटर फोर्स से रेडियस कितना r, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई कैपिटल R, ठीक है। रख दीजिए यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा √2 प्लस 1/2 इंटू कैपिटल G M स्क्वायर इंटू कितना है L स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा L स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा mv स्क्वायर बाई R के स्थान क्या है L/√2, L/√2, सॉल्व कर लीजिए इसी को। वेरी गुड, देखिए क्या हो जाएगा बताइए, दिस इंप्लाइज दैट हमारा हो जाएगा, इसको कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, ये हमारा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 प्लस 1/2 इंटू ये आपका हो जाएगा G M स्क्वायर L स्क्वायर इक्वल टू ये आपका हो जाएगा √2 इंटू mv स्क्वायर, आपका हो जाएगा mv स्क्वायर बाई L, एक L ने L को मार लिया, एक M ने M को हटा दिया, कुछ बचा है नहीं, ठीक। तो यहां पर हमारा क्या है, देखिए ये इसको लाओगे तो नीचे हमारा आ जाएगा 2√2, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो दिस इंप्लाइज दैट हमारा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ध्यान रखिए ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा √2 प्लस 1 अपान नीचे आ जाएगा 2√2 इंटू G M स्क्वायर अपान L। वेलोसिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी ये आ जाएगी
तो v इक्वल टू अंडर रूट हमारा हो जाएगा 2√2 प्लस 1 अपान 2√2 इंटू ये हमारा हो जाएगा g m स्क्वायर अपान l इतना रहेगा अंदर। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, पूरा डायरेक्ट आंसर लिखना चाहे तो लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। डायरेक्ट आंसर में लिखना चाहूँ तो वेलोसिटी शायद आपका आएगा v बराबर 1.16 अंडर रूट जी एम स्क्वायर बाई एल। ये आप इसको कैलकुलेशन से सॉल्व कर लीजिएगा। शायद आप √2 की वैल्यू जानते होंगे, √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब यहाँ पर इसको रख के सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। एक बार फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा ये था कि 4 particles each of mass m equidistant each other move along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particles. बहुत सिंपल, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चंस बताए हैं, एक बार अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये आपका 2021 जेई 2021 और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, ट्राई करिएगा, अगर आ जाएगा तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया है, जेई 2019 में क्वेश्चन है। 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स of masses m are located at the corner of square of side a। वहां पर साइड हमने लेंथ l माना था, यहां पर हमने साइड क्या लिया है a। What should be their speed if each of them revolve under the influence of others gravitational field in circular orbit। मतलब आपको दिया है सब्सक्राइबिंग, आपको दिया है सर्कम सब्सक्राइबिंग, आपको दिया है ऑफ द स्क्वायर। तो सेम क्वेश्चंस ऐसे ही है। ऐसे एक क्वेश्चंस और है इसमें, इसी क्वेश्चंस में जो पुराना जो क्वेश्चंस है आपका, इसी क्वेश्चंस में अगर मास m बराबर 1 कर दिया जाए और लेंथ अगर l बराबर 1 कर दे या रेडियस r बराबर 1 कर दे तो आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चंस वो भी है, अगर आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड बात करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो हम इसी से रिलेटेड नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नीट में बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग ये टॉपिक अपना कवर कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।